नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ एनालिसिस 20 जुलाई 2021 में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या है चेक कर लेते हैं। देखिए, पहला न्यूज़, सेवरल मिनिस्ट्रीज डिप्लोमेट स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल एनजीओज ऑन पेगासस लिस्ट। देखिए, पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आ रहा है। कल भी एक न्यूज़ आया था, एडिटोरियल डिस्कशन में भी इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया था, मैंने काफ़ी डिटेयली डिस्कस किया है। अब देखिए, पेगासस स्पाईवेयर क्या है। इसको बनाया है एक इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी एनएसओ ग्रुप ने। राइट, ये क्या करता है, बेसिकली एक स्पाईवेयर है। ये कुछ फ़ोन्स को हैक करते हैं। बेसिकली इनको पता भी नहीं चलता है कि एक स्पाईवेयर इस मोबाइल फ़ोन्स में है। ये इंटरनेट की सहायता से स्पाईवेयर मोबाइल फ़ोन्स में भेजते हैं और इन फ़ोन्स को हैक करते हैं। जितने भी टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, कम्युनिकेशंस, बात जो कर रहे हैं, सारी चीज़ लीक हो जाता है। अब इनके अगेंस्ट एलिगेशन ये है कि ये लोग ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं ये गवर्नमेंट्स को सप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट इनके जो क्रिटिक्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए इसको यूज़ करता है। बेसिकली जिनके ऊपर गवर्नमेंट को सर्वेलेंस करना चाहिए वो ये पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा है करके एक एलिगेशन है, प्रूवन नहीं है। अब देखिए, इसके रिगार्डिंग नया न्यूज़ क्या आया है कि फ्रेंच न्यूज़पेपर ले मोंडे ने रिपोर्ट किया है सेवरल दिल्ली बेस्ड डिप्लोमेट्स के भी फ़ोन हैक हुए हैं 2017 से 2021 के बीच में। एंड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिलेटेड एक फ़ोन का भी डाटा लीक हुआ है पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू। राइट, अब देखिए और भी बड़े हाई हाई पोर्टफोलियोज हैं, जैसे ब्रिटिश हाई कमीशन ऑफिशियल है, अमेरिकन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के कुछ ऑफिशियल्स के फ़ोन टैप हुआ है, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल एनजीओज लाइक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इनके भी कुछ ऑफिशियल्स का फ़ोन हैक हुआ है स्पाईवेयर के थ्रू। अब मुझे बताइए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वो कौन सा है? काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। और भी रिपोर्ट्स आ रहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर, तृणमूल लीडर अभिषेक बनर्जी, इनको भी टैप किया है बेसिकली। इनफैक्ट पेगासस लिस्ट रिपोर्टली हैज आल्सो नेम्स ऑफ 2 मिनिस्ट्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट। हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री में कुछ मिनिस्ट्रीज को भी ये टारगेट किया है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है। राइट, अब देखिए पेगासस स्पाईवेयर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। It is a spyware developed by Israeli cyber arms firm NSO Group that can be covertly installed on phones. Covertly मतलब secretly install कर सकता है, running in most versions of iOS and Android. ऐसा बोला जा रहा है जो latest iOS वर्जन है या latest Android वर्जन है, सभी के लिए ये compatible है। ठीक है, अब spyware is named after the mythical winged horse Pegasus, एक ग्रीक एनिमल आप बोल सकते हो, एक हॉर्स है जिसके ऊपर विंग्स है, पंख लगे हुए, इसको पेगासस बोलते हैं। इट इज़ अ ट्रोजन हॉर्स दैट कैन बी सेंड फ्लाइंग थ्रू द एयर टू इन्फेक्ट फोन्स। नाम से कुछ नहीं रखा, जो काम है वो इंपॉर्टेंट है। According to the Washington Post and other prominent media sources, Pegasus not only enables the keystroke monitoring of all communications from a phone. देखिए, फोन को पूरी तरह वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार वो फोन के अंदर आ गया ना, इसके टेक्स्ट हो गए, ईमेल हो गए, वेब सर्चेस क्या क्या वो कर रहा है। ठीक है, एंड enables फोन कॉल, लोकेशन ट्रैकिंग, while also permitting NSO ग्रुप टू हाईजैक। NSO ग्रुप को ये परमिशन दे देती, पूरा हाईजैक कर लेते हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन का माइक्रोफोन वो ऑन कर सकते हैं, कैमरा वो कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज़। मतलब 100% सर्वेलेंस होगा एक इंडिविजुअल का उनके फ़ोन के थ्रू। तो आप सोच सकते हो ये क्या क्या कर सकता है। राइट, सेकेंड न्यूज़, मानसून सेशन फर्स्ट डे। देखिए, पार्लियामेंट का मानसून सेशन कल स्टार्ट हुआ है एंड एज एक्सपेक्टेड जितने भी ओपोजिशन एमपीस हैं वो वेट कर रहे थे पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने का, ताकि इतने सारी इश्यूज है देश में उसको एड्रेस करने के लिए। एंड कल पार्लियामेंट में कुछ बिजनेस हो नहीं पाया क्योंकि पूरे प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट चल रहा था। एंड सबसे बड़ा इशू तो वो हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को न्यूली इंडक्टेड यूनियन मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करने ही नहीं दिया। वो एक कस्टमरी प्रैक्टिस है। देखिए, पार्लियामेंट का कई सारे कस्टमरी प्रैक्टिस होता है, जिसमें से एक है जब भी कोई नया यूनियन मिनिस्टर इंडक्ट होता है या कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इंडक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पर वो ओपोजिशन एमपीज के प्रोटेस्ट के कारण हो ही नहीं पाया। एंड जो बीजेपी है एज यूजुअल कांग्रेस के ऊपर ब्लेम किया कि आप पार्लियामेंट के कन्वेंशन को तोड़ रहे हो बाय नॉट अलाउिंग मोदी जी टू कंटिन्यू। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कस्टमरी प्रैक्टिस है, ये करने दे देना चाहिए था करके ओपोजिशन ने उनको ब्लेम किया। और इधर लिखा है व्हेन द ट्रेजरी बेंच एक्यूज द ओपोजिशन। ये ट्रेजरी बेंच क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पार्लियामेंट का जो फर्स्ट रो होता है ना दोस्तों, जहां प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह बैठते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह बैठते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उधर कैबिनेट मिनिस्टर्स ही बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस बेंच को ट्रेजरी बेंच बोलते हैं। ठीक है, एंड कांग्रेस काउंटेड दैट बीजेपी हैड डन सेम इन 2004 व्हेन पीएम मनमोहन सिंह वाज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस मिनिस्टर्स। तो जब बीजेपी ने कांग्रेस को ब्लेम किया, कांग्रेस ने यह बोला जब 2004 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी नया मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, तब आप लोगों ने भी यही किया था, तो अभी आप ये मत बोलो कि हम लोग ये कर रहे हैं। तो बेसिकली एक रिवेंज गेम चल रहा था।
रकस इंश्योर दैट लोकसभा हैड टू बी अर्जेंट मल्टीपल टाइम लोकसभा अर्जेंट करना पड़ा और कोई बिजनेस नहीं चला। ठीक है, जितने भी बिल है पेंडिंग वो सब इंट्रोड्यूस करने नहीं दिया, कोई बिल पास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं चला, बस प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट चलता रहा। राइट। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने यह बोला कि उनके 24 साल के एक्सपीरियंस में, पार्लियामेंट्री लाइफ के एक्सपीरियंस में ऐसा बिहेवियर नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर को अपने यूनियन मिनिस्ट्रीज इंट्रोड्यूस करने नहीं दे रहा है, गलत बात है, यह बोला है। अब देखिए सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या है। पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस इज कॉल्ड एज सेशन। जब भी पार्लियामेंट मिलते हैं उनके बिजनेस कंडक्ट करने के लिए उसको सेशन बोलते हैं। वैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 3 सेशन है। सबसे पहला सेशन है बजट सेशन जो जनवरी या फरवरी में होता है मई तक। फिर है मानसून सेशन जुलाई टू अगस्त या सितंबर तक। विंटर सेशन है नवंबर टू दिसंबर तक। अब ये कोविड-19 पैंडेमिक के चलते सारे सेशन थोड़ा इधर उधर हो गया है। The Constitution empowers the President to summon each House at such intervals that should not be more than a 6-month gap between the two sessions. Very important point. हमारा संविधान में ये लिखा है क्लियरली कि 2 सेशन मतलब बजट सेशन या मानसून सेशन एंड विंटर सेशन या विंटर सेशन एंड बजट सेशन, इन तीनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड इंडिया कंडक्ट्स 3 सेशंस ईच ईयर। राइट। अगला न्यूज़ है ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021। ऑक्सफैम की तरफ से एक रिपोर्ट आया है, इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। इसमें इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये बोला है जितने स्टेट्स ने जो हेल्थ केयर सेक्टर में इनइक्वालिटीज एक्सिस्टिंग है उसको कम करने की कोशिश किया और हायर एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर सर्विसेज में किया, उनमें सबसे लोअर कन्फर्म केसेस ऑफ कोविड-19 देखने को मिला है। ठीक है, समझ में आया आपको? मतलब एक्सिस्टिंग इनइक्वालिटीज इन हेल्थ केयर सेक्टर क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। आप देखिए हायर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मतलब क्या है। जिन स्टेट्स ने जो हेल्थ केयर सर्विसेज है या हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसको इंप्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया, उनमें लोअर कन्फर्म केसेस ऑफ कोविड-19 देखने को मिला है, ये ऑक्सफैम रिपोर्ट कहता है। और क्या कहता है वो? इंडियाज लो स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड फोकस ऑन सपोर्टिंग प्राइवेट हेल्थ केयर हैज लेड टू सीरियस इनइक्वालिटीज। इंडिया ने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत ही कम स्पेंड किया है एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसकी वजह से ग्रोस इनइक्वालिटीज हुआ है हेल्थ केयर सेक्टर में। अब देखिए अभी तक कोविड-19 पैंडेमिक आने से पहले तक इंडिया का जो बजटरी एलोकेशन होता था उसमें बहुत ही कम परसेंट, मतलब कंपैरेटिवली इंडिया का जीडीपी का कम परसेंट एलोकेट होता था हेल्थ केयर सिस्टम में। पर आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया ना अभी। पर इतना बड़ा एक पैंडेमिक आने का वेट करना पड़ा गवर्नमेंट को ज़्यादा एलोकेशन हेल्थ केयर सिस्टम में या हेल्थ सर्विसेज में करने के लिए। ठीक है, अब देखिए द रिपोर्ट मार्क्स केरला से सक्सेस स्टोरी। केरला को बहुत प्रेस मिला है ऑक्सफैम रिपोर्ट की तरफ से। इन्होंने क्या बोला है? केरला ने बहुत अच्छी तरह पैंडेमिक को हैंडल किया और कर भी रहा है, और केरला इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट ए मल्टी लेड हेल्थ सिस्टम। ऐसा स्पेशल क्या है केरला का हेल्थ केयर में? देखिए दोस्तों, केरला में, मैं खुद केरला से हूँ, केरला में आप देखोगे ना इन्होंने क्या किया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है एक रूरल पॉपुलेशन का, एक रूरल विलेज में रूरल पॉपुलेशन का सबसे पहला एक्सेस होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जितने भी कम्युनिटी लेवल में या विलेज लेवल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है, एमिनिटीज है, उसको इन्होंने कंडक्ट किया। अगर मैं अपने विलेज में भी अगर मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाता हूँ तो मुझे फ़र्क दिखता है, उधर की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, एमिनिटीज़ है, वो काफ़ी इंप्रूव्ड है। इसके ऊपर अगर आप तहसील या तालुक लेवल के हॉस्पिटल में जाओगे, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है वो। राइट। और जब देश में ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ था तब केरला वॉज द ओनली स्टेट हैविंग ऑक्सीजन सरप्लस। यूपी में कितने लोगों की जान चलेगी आपको मालूम ही है। केरला में ऑक्सीजन सरप्लस था। क्यों? क्योंकि जब पैंडेमिक शुरू हुआ था ना तब से केरला गवर्नमेंट ने ये फोरसेट किया था कि ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है, तो इन्होंने काफ़ी ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किए थे और जैसे पैंडेमिक बढ़ता गया केरला को काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगला ये है इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं जो हेल्थ सेक्टर में। देखिए मैंने आपको बोला इनइक्वालिटीज़ जो है हेल्थ सेक्टर में वो क्या है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ओवर 50% ऑफ पीपल फ्रॉम SC एंड ST कम्युनिटीज फेस डिफिकल्टीज। रिपोर्ट ये बोल रहा है नॉन कोविड मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब कोविड-19 को छोड़ के जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो एक्सेस करने में SC एंड ST कम्युनिटीज में जो 50% लोग हैं उनको दिक्कत हुआ, पर जनरल कैटेगरी में केवल 18.2% लोगों को दिक्कत हुआ। ये इनइक्वालिटी नहीं हुआ, मतलब जनरल कैटेगरी के लोग में मैक्सिमम लोग जो है इनको कोई दिक्कत नहीं था नॉन कोविड मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेस करने में, वेरास SC/ST पॉपुलेशन में 50% से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुआ। और क्या बोला है? 1 रुपी इन एवरी 6 स्पेंड ऑन हॉस्पिटलाइजेशन केम थ्रू बोरोइंग।
इसका मतलब ये है, देखिए हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हमारे देश के लोग जो खर्च कर रहे हैं, 6 रुपये में 1 रुपये जो है वो बोरोइंग से आया, मतलब दूसरे से लेना पड़ेगा। इसमें भी इनक्वालिटी है। जैसे अर्बन हाउस होल्ड्स ने अपना सेविंग्स यूज़ किया, जितने लोग अर्बन हैं मतलब अर्बन एरिया में रहते हैं उन्होंने अपना सेविंग्स यूज़ किया, उसमें से खर्च किया। पर जो रूरल एरिया में रहता है, जो गरीब लोग हैं, उनको दूसरे से मांगना पड़ा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, मतलब हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए। और क्या है, लेस देन 1/3 ऑफ हाउस होल्ड्स इन द कंट्री वेर कवर्ड बाय गवर्नमेंट इंश्योरेंस। गवर्नमेंट इंश्योरेंस ओनली हमारे देश में 1/3 ऑफ हाउस होल्ड्स कवर्ड है। आप मुझे बताइए गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम का नाम क्या है? काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। तो पूरे हाउस होल्ड्स अभी तक इंश्योर्ड नहीं है, केवल 1/3 इंश्योर्ड है, ये कह रहा है, ठीक है। और इंडियाज लॉ स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ केयर हैज लेफ्ट द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड विद 2 डिफिकल्ट ऑप्शंस। आप जो गरीब लोग हैं उनके पास 2 ही ऑप्शन है, अगर बीमार हो गया तो या तो वीक पब्लिक हेल्थ केयर में जाइए या तो एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ केयर में जाइए। जाना तो पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ केयर फ्री है तो उधर ही जाएंगे, पर वो वीक है, इतना अच्छा नहीं है। पर प्राइवेट हेल्थ केयर अच्छा है पर वो एक्सपेंसिव है, इसके लिए दूसरे से पैसे मांगना पड़ेगा। तो ग्रोस इनइक्वालिटी हमारी हेल्थ सेक्टर में। और क्या बोला है कि लिटरेसी लेवल के बारे में बोला है। देखिए इन्होंने ये बोला लिटरेसी रेट फॉर वीमेन इन जनरल कैटेगरी 18.6% ज़्यादा है शेड्यूल कास्ट वीमेन से एंड 27.9% ज़्यादा है एसटी वीमेन से। अब ये लिटरेसी एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है दोस्तों। देखिए अगर हमारे लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए ना, क्या हमारी राइट्स है, क्या हमारी प्रिविलेजेस है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमको दे रहा है गवर्नमेंट फ्री में या पेड में, तो ये सब जानना चाहिए। ये जानने के लिए लिटरेसी चाहिए। लिटरेसी चाहिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नोटिस इशू करेंगे, वेबसाइट में पोस्ट करेंगे या न्यूज़पेपर में प्रोवाइड करेंगे। अगर लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता तो कहाँ से मालूम चलेगा? तो इधर भी इनइक्वालिटी है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग के लिए ये एडवांटेज है। उनमें जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको जल्दी मालूम चलता है क्या क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, राइट, इसलिए उनको बेटर एक्सेस भी है। एंड चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की बात करें तो रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन जो गर्ल्स में है वो कम है मेल से। वैसे इम्यूनाइजेशन सही तरह चल रहा है देश में, फिर भी अब भी गर्ल्स के जो इम्यूनाइजेशन रेट है वो कम है मेल चाइल्ड से। एंड अर्बन एरिया से जो चिल्ड्रन है उनका ज़्यादा है रूरल एरिया से। एंड ये जो अर्बन एंड रूरल एरियाज का जो इनइक्वालिटी है ना, ये काफ़ी खतरनाक है। एक अच्छे गवर्नेंस के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, इन सारी इनइक्वालिटीज़ को दूर कर लेना चाहिए। एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ SC एंड ST इज बिहाइंड दैट ऑफ अदर कास्ट ग्रुप। देखिए SC एंड ST फिर बिहाइंड हो गया, हर चीज़ में पीछे रह जाता है। एंड नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2017 में ये बोला है जो गवर्नमेंट एलोपैथिक डॉक्टर है ना, वो 1 in 10,189 पीपल है, मतलब हर 10,189 पीपल के लिए एक ही एलोपैथिक डॉक्टर है। एंड 1 स्टेट एंड हॉस्पिटल है फॉर एवरी 90,343 पीपल। तो ये बहुत कम है। ये अंडरलाइन करता है इंडिया ने जो पब्लिक हेल्थ केयर के ऊपर जो कम इन्वेस्ट किया है, कम खर्च किया है उसको। एंड इंडिया ऑल्सो रैंक लोवेस्ट इन द नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन एमंग ब्रिक्स नेशन। ब्रिक्स नेशन मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका में अगर कंपेयर करोगे सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन इंडिया में है, ठीक है। इट इज़ लोअर दैन लेसर डेवलप्ड कंट्रीज सच एज बांग्लादेश, चिली, मेक्सिको। देखिए बांग्लादेश, चिली, मेक्सिको से भी बुरा हाल है हमारा। रूरल इंडिया हाउसेस 70% ऑफ द पॉपुलेशन वाइल इट हैज़ 40% ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, राइट। तो इतने सारे मेजर पॉइंट्स बताया है इस रिपोर्ट में। ये जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके मेंस के आंसर रेटिंग में इस तरह की जब कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट आप लिखोगे ना या पॉइंट लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। अगला न्यूज़ है फिनेंशियल एड स्कीम फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट्स। हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है टू प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंस टू चिल्ड्रन हु आर लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। तो जिन बच्चों का पेरेंट्स का डेथ हुआ हो कोविड-19 की वजह से, उनको स्टेट गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च की उनके लिए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसके अंदर फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन फॉर सच चिल्ड्रन, राइट। अब देखिए कैसा है स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2500 पर चाइल्ड पर मंथ प्रोवाइड करेंगे उन फैमिलीज को जो ये बच्चों का देखभाल करेंगे। और बिसाइड दिस an amount of 12,000 per annum will also be given to such children till they attain the age of 18 years। बच्चों का 18 साल होने तक उनके अकाउंट में 12,000 पर एनम डिपॉजिट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई चिल्ड्रन का फैमिली मेंबर्स नहीं है तो उनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाएगा जहां उनका देखभाल होगा। उनके लिए 1500 पर चाइल्ड पर मंथ प्रोवाइड करेंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट एज फिनेंशियल असिस्टेंट। वो भी 18 साल तक है। जब तक बच्चे का 18 साल एज नहीं होगा तब तक
1500 पर चाइल्ड पर मंथ मिल जाएगा इस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को। और ये जो पैसे है ये बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए रिकरिंग डिपॉजिट एंड द मैच्योरिटी अमाउंट विल बी गिवन टू द चाइल्ड ऑन अटेनिंग 21 ईयर्स। ठीक है, जब इस पर्टिकुलर बच्चे का 21 साल का एज हो जाएगा तब इनको ये पैसे मिल जाएंगे। बाकी सारे एक्सपेंस जो है वो पूरा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन लेगा, राइट। तो इसी तरह एक स्कीम रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने भी लाया था, उसका नाम कुछ अलग है, मैं भूल गया, हमने कवर किया था डेली न्यूज़ में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगला न्यूज़ है नो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विद इन कच्छ सैंक्चुरी एज ऑन जनवरी 1। देखिए न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को है इस पर्टिकुलर न्यूज़ से। सबसे पहले ये कच्छ सैंक्चुरी है, ये कहाँ पे है? कच्छ सैंक्चुरी गुजरात में, इसका एक्चुअल नाम है लाला बुडिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सैंक्चुरी। ये लालाल विलेज में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। वैसे कच्छ इज ऑल्सो फेमस फॉर कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मैंने आपको बोला दिस इज वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। ये जब फ्लाई करते हैं ना दोस्तों, काफ़ी लो फ्लाइंग करते हैं, ज़्यादा हाई आल्टीट्यूड में ये फ्लाई नहीं करते हैं। एक तो इसकी वेट की वजह से हो सकता है, और इसका एक प्रॉब्लम क्या है ना, ये हमेशा नीचे देके फ्लाइंग करते हैं, ये आगे की तरफ नहीं देखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना, जितने भी पावर लाइन्स है ना, पावर लाइन्स में ये कोलाइड हो जाता है, और काफ़ी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की मौत हुआ है, ये पावर लाइन्स में कोलाइड होके इलेक्ट्रोक्यूट होके वो मरते हैं। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया था कि जितने भी एनर्जी कंपनीज हैं उनको ये बोला आपके जो हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन्स हैं जो एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के हैबिटेट से गुजरता है उसको अंडरग्राउंड करो। तो इसके रिगार्डिंग वो वीडियो मैंने काफ़ी कुछ बताया है, आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है उसमें। अब देखिए राज्यसभा में एक क्वेश्चन पूछा कि कच्छ सैंक्चुरी में अभी कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, उन्होंने बोला एक भी नहीं है। अब इसके बाद देवेश गढ़वी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कच्छ इकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ने यह बोला आंसर दैट देयर वर नो जीईबीज इन दिस सैंक्चुरी ऑन दैट गिवन डे इज राइट। एक दिन में या कोई भी पर्टिकुलर डे में उधर कोई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है, ये आंसर सही है। पर ऐसे आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो सैंक्चुरी है छोटा है, केवल 2 स्क्वायर किलोमीटर है। हो सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो उधर है वो बाहर कहीं होगा। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ जीएबी पॉपुलेशन एज सच इज सर्वाइविंग आउटसाइड द सैंक्चुरी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सैंक्चुरी के अंदर ही होना, क्योंकि सैंक्चुरी ऐसा नहीं कि पूरा बंद करके ऊपर से रूफ बना के रखा है। एक एरिया को बस सैंक्चुरी करके डिक्लेयर किया है, उसके बाहर भी तो हो सकता है, ये बर्ड्स है कि नहीं। एंड विद इन द एको सेंसिटिव जोन एंड सराउंडिंग एरिया स्पैनिंग अराउंड 2000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर में जो सराउंडिंग एरिया है उधर हो सकता है। ठीक है, एंड विद इन एको सेंसिटिव जोन। अब ये एको सेंसिटिव जोन क्या होता है? देखिए एको सेंसिटिव जोन्स और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज आर एरियाज इन इंडिया नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए एक क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन में पूछा था, एको सेंसिटिव जोन्स को डिक्लेयर कौन करता है? सो ये ध्यान दीजिएगा, MOEFCC है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखिए एको सेंसिटिव जोन वो होता है दोस्तों, एरिया अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। नॉर्मली प्रोटेक्टेड एरिया जितने भी है ना, जैसे कौन कौन सा है, नेशनल पार्क्स होता है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज होता है। इसके बाहर मान लीजिए ये है एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इसके बाहर की जो एरिया ना बाउंड्री से थोड़ा सा एरिया जो है इसी तरह करीब 10 किलोमीटर का होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो एरिया है एक बफर एरिया है, इसको एको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। एक शॉक अब्जॉर्बर की तरफ काम करता है, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक बफर जोन की तरह काम करता है। मतलब ये जो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर या प्रोटेक्टेड एरिया की तरफ कुछ अटैक्स या कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। Purpose of declaring ESS is to create some kind of shock absorbers to the protected areas by regulating and managing the activities around such areas. अगर इस एरिया में जो एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगे तो इस एरिया कंप्लीटली सिक्योर रहेगा ना, इसीलिए इस तरह की एक पेरिफेरी एरिया बना देते हैं। ठीक है, इसको एको सेंसिटिव जोन्स बोलते हैं। इसमें भी इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता या इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत रेगुलेशंस एको सेंसिटिव जोन्स में भी है, ताकि ये जो अंदर वाला प्रोटेक्टेड एरिया है वो 100% सिक्योर रहे। एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डज नॉट मेंशन द वर्ड एको सेंसिटिव जोन्स। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें एको सेंसिटिव जोन्स के बारे में या ये वर्ड एको सेंसिटिव जोन्स के बारे में कुछ बता नहीं है, पर यह बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट एरियाज इन विच एनी इंडस्ट्रीज ऑपरेशन और प्रोसेस और क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस और प्रोसेसेस शैल नॉट बी कैरिड आउट एंड शैल बी कैरिड आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड्स। कुछ एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ एरिया में इंडस्ट्रीज या क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज, कुछ ऑपरेशंस, कुछ प्रोसेसेस नहीं हो सकता क्योंकि ये कंजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज है, ये बोल के हो सकता है, राइट। आज का फाइनल न्यूज, वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम टू बी एनफोर्स्ड अक्रॉस दिल्ली। सबसे पहले वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम क्या है ये चेक कर लेते हैं।
देखिए, इट इज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने देश के कोने कोने में फेयर प्राइस शॉप्स लगाए हैं। अब फेयर प्राइस शॉप बोलने से आपको शायद समझ में नहीं आएगा, कॉमनली इसको रेशन शॉप्स बोलते हैं, जहां से सब्सिडाइज रेट में हमें फूड ग्रेन्स मिलता है, राइस, व्हीट, शुगर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम पहले यह था, जहां हम रजिस्टर्ड है उधरी उस फेयर प्राइस शॉप से ही हमको ग्रेन्स लेना था जितना हमको एंटाइटल्ड है। पर दोस्तों देखिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वो लोग का घर कहीं और है और काम कहीं और करते हैं, तो जहां वो रजिस्टर करते हैं उधर से रेशन कार्ड लेके अपना एंटाइटल ग्रेन्स लेते थे, पर जब वो घर जाते थे उधर प्रॉब्लम होता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया। इसका इंपॉर्टेंस तब समझ में आया जब कोविड-19 पैंडेमिक आया। कोविड-19 पैंडेमिक में जितने माइग्रेंट वर्कर्स है वो वापस अपने घर चले गए। तो उधर क्या हुआ, वो फेयर प्राइस शॉप से, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज वगैरह है और जो अन्नपूर्णा वगैरह काफ़ी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के लिए फूड ग्रेन सप्लाई कर रहा था, फ्री किट सप्लाई कर रहा था। तो जितने गवर्नमेंट का स्कीम्स है जिसमें वो फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं, वो सारे फेयर प्राइस शॉप के थ्रू ही करते हैं। तो माइग्रेंट वर्कर्स वो ले नहीं पा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम लाया था। ठीक है, अब देखिए, इस स्कीम एलिमिनेट्स द नीड टू ऑब्टेन ए न्यू रेशन कार्ड फॉर न्यू लोकेशन। अब न्यू लोकेशन के लिए पहले क्या था, न्यू रेशन कार्ड लेना था, वो स्कीम को कैंसिल कर दिया। देश में कहीं से आप अपना रेशन ले लो जो आपको एंटाइटल्ड है, और इसके लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा ईपीओएस डिवाइस में। ईपीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होगा, इसमें आपको आपका थंब इंप्रेशन देना है जो आपका आधार में ऑलरेडी है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, आधार कार्ड में। अब देखिए, अदर एम्स ऑफ द इंटेंडेड रिफॉर्म वेयर टू बेटर टारगेट बेनिफिशियरीज। देखिए, इसका कई सारे ऑब्जेक्टिव्स है। एक तो बेटर टारगेट बेनिफिशियरी से, एलिमिनेशन ऑफ बोगस डुप्लीकेट इनएलिजिबल रेशन कार्ड्स। देखिए, इसमें भी काफ़ी करप्शन होता था पहले, डुप्लीकेट कार्ड्स लोग बनाते थे, ठीक है, फेक कार्ड्स बनवाते थे, इनएलिजिबल रेशन कार्ड्स थे। तो ये सारे प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया, क्योंकि अभी एक ही कार्ड रहेगा। आप ये नहीं बोल सकते ये उस स्टेट का कार्ड है, इस विलेज का कार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। एक रेशन कार्ड है और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कटक होगा, तो कोई करप्शन का चांस नहीं है। ठीक है, आप देखिए न्यूज़ क्या आया था, जब ये कोविड-19 पैंडेमिक बहुत स्प्रेड हो गया तो ये माइग्रेंट वर्कर्स काफ़ी जो वापस अपने घर चले गए, मैंने आपको बोला। तो इस टाइम पे ये वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी सारे स्टेट्स ने ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जैसे दिल्ली, वेस्ट बंगाल, आसाम, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप लोग ये क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट जो खाना प्रोवाइड कर रहा है, जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है, वो अवेल ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आप देखिए हर स्टेट्स के लिए अपने अपना रीजन था। जैसे दिल्ली ने क्या रीजन बोला था कि उनके पास ईपीओएस डिवाइसेस नहीं है। इन्होंने 2018 में ही कुछ रीजन से ईपीओएस डिवाइसेस को सस्पेंड किया था। ठीक है, इसलिए स्कीम हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पर अभी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे गवर्नमेंट्स को जुलाई 31 का डेडलाइन दिया है, और 12 दिन पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट ने इस काम को इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, तो अब से दिल्ली में ये प्रॉब्लम नहीं है। द ऑर्डर पेव्स द बेस फॉर माइग्रेंट्स लिविंग इन दिल्ली। तो दिल्ली में बहुत सारे माइग्रेंट्स भी है, आपको ये चीज़ पता है, विथ रेशन कार्ड्स रजिस्टर्ड इन अदर स्टेट्स टू लिफ्ट देयर मंथली शेयर ऑफ राइस, व्हीट एंड शुगर फ्रॉम एनी ऑफ द 2000 ऑड रेशन शॉप्स लोकेटेड अक्रॉस द सिटी। ठीक है, करीब 2000 ऑड रेशन शॉप्स है। तो अभी के लिए माइग्रेंट वर्कर्स खुश हो गए होंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से चाहे वो अपना एंटाइटल्ड फूड ग्रेड्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जितने स्टेट्स है एंड यूनियन टेरिटरी से ऑलरेडी इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया है, सब अच्छा सा चल रहा है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिलेगा, एंड डेली न्यूज़ कंपाइलेशन के मॉडल में harshitdivedi.com वेबसाइट में भी मिल जाएगा। तो डू विजिट द वेबसाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।